नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत की पॉलिटिक्स एक पहेली जैसी क्यों लगती है? तो आज हम इसी पहेली के कुछ सबसे उलझे हुए धागों को खोलने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे किसी एक राज्य में डाला गया वोट दिल्ली में सरकार की किस्मत तय कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अपनी पड़ताल की शुरुआत इसी कहावत से करते हैं। देखिए, ये बात सिर्फ बिहार की नहीं है, बल्कि ये हमें याद दिलाती है कि राजनीति में जो ऊपर ऊपर से दिखता है, असल कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी होती है। और आज हम उसी छिपी हुई कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं। तो इस पूरी राजनीतिक पहेली का जो ताला है ना, उसकी चाबी हमारी संसद के एक बहुत ही जरूरी हिस्से में छिपी है, राज्यसभा। अब देखिए, ज्यादातर लोग लोकसभा के बारे में तो जानते हैं, पर जो असली स्ट्रैटेजी वाला खेल होता है वो अक्सर राज्यसभा में ही होता है। आइए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो देखिए, अपनी संसद के ना दो हिस्से हैं। एक है लोकसभा, जहां हम सब सीधे वोट डालकर अपने सांसद यानी एमपीज को चुनते हैं, और दूसरा है राज्यसभा। अब यहाँ पर खेल थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। इसके सदस्यों को हम और आप नहीं चुनते, बल्कि हमारे चुने हुए विधायक, जिन्हें हम एमएलएस कहते हैं, वो चुनते हैं। और यही वो कनेक्शन है जो राज्यों की पॉलिटिक्स को सीधे देश की राजधानी से जोड़ता है। तो फिर सवाल उठता है कि भाई राज्यसभा की जरूरत ही क्यों है? तो इसे आसान भाषा में लोकसभा का बैकअप प्लान समझिए। जब हर 5 साल में लोकसभा भंग हो जाती है चुनावों के लिए, तो देश तो चलता रहना चाहिए ना। तब देश को चलाने की जिम्मेदारी राज्यसभा पर आ जाती है। ये एक परमानेंट हाउस है जो कभी भंग नहीं होता, और ये सुनिश्चित करता है कि देश में कभी भी लीडरशिप का वैक्यूम न बने। अच्छा, तो अब हम राज्यसभा की भूमिका तो समझ गए। अब मजा आएगा जब हम इसे राज्य के चुनावों से जोड़कर देखेंगे। असली रणनीति यहीं से शुरू होती है, और यहीं से पता चलता है कि हर विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय राजनीति के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है। तो यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात है वो ये है, ये बिल्कुल सीधा सा गणित है। जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के पास अलग अलग राज्यों में जितने ज्यादा विधायक होंगे, उसके पास राज्यसभा में उतने ही ज्यादा सदस्य भेजने की पावर होगी। और राज्यसभा में बहुमत का मतलब है कि सरकार अपने जरूरी बिल और कानून आसानी से पास करा सकती है। और बस यही वजह है कि हर राज्य का चुनाव नेशनल लेवल पर एक बड़ी जंग बन जाता है। चलिए अब जरा इस गणित को नंबर्स के साथ समझते हैं। यहाँ देखिए, बिहार में एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए लगभग 15 एमएलएस का सपोर्ट चाहिए। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में, जहां एमएलएस की संख्या कहीं ज्यादा है, ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 13 के आसपास आ जाता है। मतलब यूपी में राज्यसभा की एक सीट जीतना थोड़ा सा आसान हो जाता है। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमने देखा कि यूपी के पास ज्यादा विधायक हैं और ज्यादा राज्यसभा सीटें भी हैं, लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? इसका जवाब सिर्फ राजनीति में नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसका सीधा संबंध लोगों से है। तो आखिर वजह क्या है? क्या कारण है कि सिर्फ एक राज्य, एक अकेला राज्य पूरी भारतीय राजनीति पर इतना असर डालता है? इसका जवाब सिर्फ एक संख्या में छुपा है। ये रही वो संख्या, 25 करोड़। ये उत्तर प्रदेश की अनुमानित जनसंख्या है। भारत में सीटें आबादी के हिसाब से बांटी जाती हैं, और यही विशाल आबादी यूपी को देश का सबसे शक्तिशाली राजनीतिक राज्य बना देती है। अब ये 25 करोड़ कितना होता है, इसका अंदाजा लगाने के लिए जरा इस स्लाइड पे नजर डालिए। यूपी की आबादी ब्राजील, रूस और कनाडा जैसे बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा है। असल में अगर यूपी एक देश होता तो ये दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से एक होता। मतलब हम सिर्फ एक राज्य की नहीं, बल्कि एक देश के बराबर की आबादी की बात कर रहे हैं। लेकिन कहानी यहाँ सिर्फ आंकड़ों और राजनीति पर खत्म नहीं होती। हमें ये भी पूछना होगा कि आखिर किसी एक इलाके में इतनी ज्यादा आबादी क्यों है। अब हम इस कहानी के सबसे गहरे, सबसे इंसानी पहलू की तरफ बढ़ रहे हैं, जो इन सभी राजनीतिक समीकरणों की जड़ में है। जानकारों के मुताबिक इसकी जड़ में 2 बड़ी वजह हैं। एक महिलाओं में शिक्षा की कमी, और दूसरा गरीबी। और ये दोनों चीजें आपस में ऐसी जुड़ी हुई हैं कि ये एक ऐसा चक्र, एक ऐसा साइकिल बना देती हैं जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। इस चक्र को समझने के लिए चलिए एक आम इंसान की जिंदगी का सफर देखते हैं। एक गरीब व्यक्ति अपनी कमाई के पहले कई साल अपने पिता का कर्ज चुकाने में लगा देता है।
फिर अगले कुछ साल बहन की शादी के लिए पैसे जोड़ने में निकल जाते हैं। उसके बाद घर बनाने या उसे ठीक कराने की जिम्मेदारी आ जाती है, और जब तक वो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना शुरू करता है तब तक उसकी आधी जिंदगी गुजर चुकी होती है। और इस तरह गरीबी और जिम्मेदारियों का ये बोझ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर चला जाता है। और ये किसी एक इंसान की कहानी नहीं है। सोचिए, ये इन इलाकों की 60 से 70% आबादी की रोजमर्रा की सच्चाई है। ये एक ऐसा सामाजिक और आर्थिक जाल है जो न सिर्फ परिवारों को बल्कि पूरे देश की राजनीति को अपने हिसाब से चलाता है। तो हम घूम फिर कर वापस वहीं पहुंचते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, एक वोट से। लेकिन अब शायद हम समझ सकते हैं कि उस एक वोट के पीछे पीढ़ियों का संघर्ष, सामाजिक ताना बाना और एक बहुत बड़ी आबादी की उम्मीदें छिपी हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या कर्ज और कर्तव्य का ये चक्र यूं ही चलता रहेगा या शिक्षा और आर्थिक मौके इसे बदल सकते हैं? सोचने वाली बात है।